बच्चों, हम कक्षा 10th की सामाजिक विज्ञान की पुस्तक भारत और समकालीन विश्व भाग 2 का अध्ययन कर रहे हैं और इसके अंदर हमारा दूसरा अध्याय चल रहा है जो है कि भारत में राष्ट्रवाद। इस अध्याय का हमने पूरा पढ़ लिया है बच्चों, और अब आज हम इसके प्रश्न उत्तर प्रारंभ करेंगे। देखिए, पहला प्रश्न है, उपनिवेशों में राष्ट्रवाद के उदय की प्रक्रिया उपनिवेशवाद विरोधी आंदोलन से जुड़ी क्यों थी? यानी जो भी उपनिवेश थे वहां पर राष्ट्रवाद का उदय किससे हुआ? वहां पर जो उपनिवेशवाद विरोधी आंदोलन चले, उन आंदोलनों के द्वारा ही राष्ट्रवाद का वहां पर विकास हुआ। ऐसा क्यों हुआ, यह हमको बताना है। उपनिवेशों में राष्ट्रवाद के उदय की प्रक्रिया उपनिवेशवाद विरोधी आंदोलनों से ही जुड़ी हुई थी। कारण क्या था कि औपनिवेशिक शासकों के खिलाफ संघर्ष करते करते लोगों में एकता की भावना जागृत हो गई थी। लोग एकता का महत्व समझने लग गए थे कि इस एकता के द्वारा ही हम इन औपनिवेशिक शासकों को हमारे यहां से बाहर निकाल पाएंगे और तभी हमको स्वतंत्रता की प्राप्ति होगी। औपनिवेशिक शासकों के विरुद्ध संघर्ष के दौरान लोग आपसी एकता को समझने लगे थे। उत्पीड़न और दमन का शिकार रहे लोग जब आपस में मिलजुल करके संघर्ष कर रहे थे उपनिवेशवादी शासकों को बाहर यहां से निकालने के लिए, तो उससे वो आपस में उन्हें एकता के सूत्र में भी वो बंध गए थे। उत्पीड़न और दमन के शिकार रहे लोगों ने मिलजुल कर मुकाबला किया था, जिससे वे एकता के सूत्र में बंध गए थे। और उनको ये लगने लगा था, सबको महसूस होने लगा था कि ये जो औपनिवेशिक शासन है, इसको जब तक ये यहाँ से समाप्त नहीं हो जाता तब तक हमारी समस्याओं का अंत हो ही नहीं सकता है। उनको लग गया था कि औपनिवेशिक शासन को समाप्त किए बिना उनके कष्टों का अंत नहीं होगा, और इस प्रकार से वो सब राष्ट्रीय आंदोलनों के अंदर शामिल हो गए और उनमें राष्ट्रीयता की भावना का विकास हुआ। इस विचार ने भी राष्ट्रवाद की भावना का उदय किया। देखिए, इसका पहले प्रश्न का सेकंड पार्ट है, पहले विश्व युद्ध ने भारत में राष्ट्रीय आंदोलन के विकास में किस प्रकार से योगदान दिया था? जब पहला विश्व युद्ध हुआ और उस विश्व युद्ध के बाद में यहाँ पर जो राष्ट्रीय आंदोलन चले, उन आंदोलनों में लोगों ने बढ़ चढ़ करके हिस्सा लिया था। इसके अनेक कारण थे। भारत की आर्थिक और राजनीतिक स्थिति में काफी बदलाव आ गया था, और उन बदलावों में देखें तो बहुत सारे बदलाव थे। उन्होंने यहाँ पर बहुत सारे कर लगा दिए थे, सिपाहियों की जबरदस्ती भर्ती करने लग गए थे, उनकी आकांक्षाओं पर खरे नहीं उतर रहे थे। ऐसे अनेक कारण थे। भारत में राष्ट्रीय आंदोलनों के विकास में प्रथम विश्व युद्ध का बहुत योगदान रहा। सबसे पहला, करों में वृद्धि। देखिए बच्चों, पहले विश्व युद्ध के बाद में ब्रिटिश सरकार ने यहाँ पर रक्षा व्यय बहुत ज़्यादा बढ़ा दिया था, और इसके खर्चे की भरपाई के लिए उन्होंने यहाँ पर बहुत सारे कर लगा दिए। फिर जैसे सीमा शुल्क था, वो सीमा शुल्क बहुत ज़्यादा बढ़ा दिया गया, और आयकर शुल्क भी प्रारंभ कर दिया था। यानी करों का बहुत ज़्यादा वजन लाद दिया गया था। प्रथम विश्व युद्ध के कारण रक्षा व्यय में अत्यधिक वृद्धि की गई थी, और इस खर्चे की भरपाई के लिए करों में वृद्धि कर दी गई। करों के द्वारा जनता से उगा करके और उस खर्चे की भरपाई करना चाहते थे वो। सीमा शुल्क बढ़ा दिया गया और आयकर शुरू कर दिया गया। आयकर शुल्क को भी उन्होंने प्रारंभ कर दिया यहाँ पर। उसके अलावा दूसरा, मूल्यों में बहुत ज्यादा वृद्धि कर दी गई। यानी आप देख लीजिए कि जब 1913 से और 1918 तक जब प्रथम विश्व युद्ध चला था, उस दौरान यहाँ पर भारत में मूल्य बहुत, हर चीज की कीमतें बढ़ती चली गई, और इतनी बढ़ गई कि वो लगभग दुगनी हो गई थी। सामान्य लोगों का तो जीना ही बहुत मुश्किल हो गया था, बहुत कठिन जिंदगी हो गई थी। मूल्यों में वृद्धि। युद्ध के दौरान 1913 से 1918 के बीच कीमतें बढ़कर दुगना हो गई थी, जिससे आम लोगों की मुश्किलें बहुत बढ़ गई थी। और सिपाहियों की जबरन भर्ती। अंग्रेज गांवों में जाकर के और वहां से लोगों को सिपाहियों के रूप में जबरन भर्ती करने लगे, और इससे गांवों के लोगों में व्यापक क्रोध था, बहुत ज्यादा गुस्सा था। गांव में सिपाहियों को जबरन भर्ती किया गया, जिससे ग्रामीण इलाकों में व्यापक गुस्सा था। दुर्भिक्ष और महामारी का भी प्रकोप हुआ।
आप ये देखिए कि 1918 से 19 और 1920 से लेकर 21 तक, इन दोनों वर्षों में पूरे भारतवर्ष के विभिन्न स्थानों पर फसलें खराब हो गई थी। जगह जगह पर फसलें खराब हो गई, कहीं अकाल से, कहीं अन्य कारणों से, और इसके कारण जो खाद्य सामग्री थी उसका पूरे देश में बहुत ज़बरदस्त अभाव हो गया। और उसी समय फ्लू जैसी एक महामारी भी पूरे देश के अंदर फैल गई थी। तो इसका प्रभाव यह हुआ कि 1921 की जब जनगणना हुई तो उसके अंदर दुर्भिक्ष और महामारी से जो लोग मारे गए थे उनकी संख्या लगभग 120 से 130 लाख के आसपास थी। दुर्भिक्ष तथा महामारी का प्रकोप 1918-19 और 1920-21 में देश के बहुत सारे हिस्सों में फसल खराब हो गई, जिसके कारण खाद्य पदार्थों का भारी अभाव हो गया था। और उसी समय फ्लू की महामारी भी फैल गई थी बहुत ज़्यादा। तो इसलिए 1921 की जनगणना के अनुसार दुर्भिक्ष और महामारी से 120 से 130 लाख लोग मारे गए थे। लोगों की उम्मीद पूरी ना होना, जैसा कि लोग ये सोच के चल रहे थे कि प्रथम विश्व युद्ध के बाद में हमारी सारी समस्याओं को ख़त्म कर दिया जाएगा, लेकिन ऐसा कुछ भी हुआ नहीं। लोगों को उम्मीद थी कि युद्ध खत्म होने के बाद उनकी मुसीबतें कम हो जाएंगी, लेकिन ऐसा हुआ नहीं। और इस कारण से भारतीय लोगों में बहुत ज़्यादा घोर असंतोष आ गया था। उनमें राष्ट्रवाद की भावना जागृत होने लगी थी और राष्ट्रीय आंदोलनों में वो बढ़ चढ़ करके भाग लेने लगे थे। इस कारण से भारतीयों ने घोर असंतोष व्याप्त हो गया और इससे राष्ट्रवाद में विकास हुआ। भारत में लोग रॉलेट एक्ट के विरोध में क्यों थे? देखिए बच्चों, मार्च 1919 के अंदर रॉलेट एक्ट भारत के अंदर आया था। मार्च 1919 में रॉलेट एक्ट भारत में क्यों आया था? यहाँ के राष्ट्रीय आंदोलनों को कुचलने के लिए, राष्ट्रीय आंदोलनों को खत्म करने के लिए इसको बनाया गया था। और इस एक्ट के द्वारा सरकार के मुख्य रूप से वो दो चीज़ों को करना चाहती थी। एक तो उसने ब्रिटिश सरकार को इस बात की पावर दे दी थी, शक्ति दे दी थी कि वो कोई भी राजनीतिक गतिविधियां हों उनको निर्ममतापूर्वक भी कुचल सकती थी, और कोई भी राजनीतिक कैदी हों उन कैदियों को वो 2 साल तक बिना कोई मुकदमा चलाए जेल में बंद रख सकते थे। इस कानून के जरिए सरकार को राजनीतिक गतिविधियों को कुचलने और राजनीतिक कैदियों को बिना मुकदमा चलाए 2 साल तक जेल में बंद रखने का अधिकार मिल गया था। यानी हम ये कह सकते हैं कि इस प्रकार से जो ब्रिटिश सरकार है वो राष्ट्रीय आंदोलनों को कुचल सकती थी। इस प्रकार से ब्रिटिश सरकार भारत के राष्ट्रीय आंदोलनों को कुचलना चाहती थी। यद्यपि प्रथम विश्व युद्ध के अंदर हमारे देश ने उनकी सैनिक और आर्थिक दोनों ही रूपों में काफ़ी मदद की थी और ऐसा लगता था कि अब वो हमारी मदद करेंगे, लेकिन वो तो इसके बदले में इस काले कानून को ही ले आए थे। प्रथम विश्व युद्ध में ब्रिटिश सरकार की सैनिक और आर्थिक सहायता करने के पश्चात भी इस प्रकार का काला कानून बनाया गया था और इसलिए सारे ही भारतवर्ष के लोग इस रॉलेट एक्ट के विरुद्ध में उतर आए थे। अतः भारत में लोग रॉलेट एक्ट के विरोध में उतर आए थे। अब देखिए, गांधी जी ने असहयोग आंदोलन को वापस लेने का फैसला क्यों किया? देखिए बच्चों, आपको पता है कि जनवरी 1921 के अंदर गांधी जी ने असहयोग खिलाफत आंदोलन प्रारंभ किया था। जनवरी 1921 में असहयोग आंदोलन प्रारंभ किया था और यह आंदोलन जब अपनी चरम सीमा पर था तो आप ये देख लीजिए कि ये शहरों में, देहात में, कस्बों में और यहाँ तक कि बागानों तक भी ये बहुत ज़्यादा मात्रा में फैल गया था। और इसमें सभी सामाजिक वर्गों के लोगों ने, चाहे वो शहरी लोग थे, शहरों में मध्यम वर्गीय, उच्च वर्ग के लोग, सभी ग्रामीण लोगों में सभी ने, और इसके अलावा व्यापारियों ने, किसानों ने, मजदूरों ने, श्रमिकों ने और यहाँ तक कि महिलाओं ने भी इस आंदोलन के अंदर बढ़ चढ़ करके भाग लिया था। यानी हम ये कह सकते हैं कि वास्तव में यह बहुत ही व्यापक जन आंदोलन था। जब असहयोग आंदोलन अपनी चरम सीमा पर था, शहरों, गांवों और बागानों तक फैल गया था, सभी वर्ग, शहरी, ग्रामीण, किसान, आदिवासी, व्यापारी, श्रमिक इसमें शामिल हो गए थे। यह व्यापक जन आंदोलन हो गया था। तो उसी समय क्या हुआ कि 5 फरवरी 1922 को
और गोरखपुर के चौरी चौरा नामक स्थान पर जब सत्याग्रही अपना एक शांतिपूर्ण तरीके से जुलूस निकाल रहे थे तो उस पर पुलिस वालों ने, ब्रिटिश पुलिस सरकार के पुलिस वालों ने आकर के उन पर हमला कर दिया और उनकी जबरदस्त मुठभेड़ हो गई। और इसके बाद में जो उग्र भीड़ थी, उस उग्र भीड़ ने वहां के थाने में जाकर के आग लगा दी और उससे बहुत सारे पुलिस वाले जल करके मारे गए। और इस हिंसा के रूप को देख करके गांधी जी ने इस आंदोलन को वापस लेने की घोषणा कर दी। उसी समय 5 फरवरी 1922 को गोरखपुर में चौरी चौरा नामक स्थान पर सत्याग्रहियों और पुलिस के बीच हिंसक टकराव हो गया। गुस्साई भीड़ ने एक थाने में आग लगा दी जिसमें कई पुलिस वाले जलकर मारे गए। गांधी जी ने इस हिंसात्मक घटना से दुखी होकर असहयोग आंदोलन को वापस ले लिया था। तो दूसरा प्रश्न है, सत्याग्रह के विचार का क्या मतलब है, यानी सत्याग्रह से क्या तात्पर्य है। गांधी जी ने जो सत्याग्रह का रास्ता बताया था उसका अर्थ क्या है। तो सत्याग्रह क्या चीज है? सत्याग्रह है सत्य का शक्ति से आग्रह। इसमें सत्य की खोज पर जोर दिया जाता है। सत्य का शक्ति से आग्रह और इसमें सत्य की खोज पर जोर दिया जाता है। इसका अर्थ यह है कि अगर आपका उद्देश्य सच्चा है और आप अन्याय के खिलाफ संघर्ष कर रहे हैं तो आपको उत्पीड़क से मुकाबला करने के लिए किसी भी शारीरिक बल की आवश्यकता नहीं होगी। इसका अर्थ यह है कि यदि आपका उद्देश्य सच्चा है और आपका संघर्ष अन्याय के खिलाफ है तो उत्पीड़क से मुकाबला करने के लिए आपको किसी भी शारीरिक बल की आवश्यकता नहीं होगी। आपको लड़ाई झगड़े की करने की यानी शारीरिक बल की कोई आवश्यकता नहीं है। आप उसको अहिंसा के द्वारा भी जीत सकते हो। दूसरा इसका अर्थ यह है कि प्रतिशोध की भावना की बजाय आप अहिंसा के द्वारा भी अपने संघर्ष में सफलता प्राप्त कर सकते हो। प्रतिशोध की भावना के बिना ही सत्याग्रही अहिंसा के द्वारा अपने संघर्ष में सफल हो सकता है। यानी इसमें शत्रु को इस बात के लिए प्रेरित किया जाता है कि वो हिंसा के स्थान पर सच्चाई को सहज भाव से ही स्वीकार कर ले। इसमें शत्रु को इस बात के लिए प्रेरित किया जाता है कि हिंसा की बजाय वह सच्चाई को सहज भाव से ही स्वीकार कर ले। यानी इसमें हिंसा के लिए कोई भी स्थान नहीं होता है। यानी सत्याग्रह क्या है? सत्याग्रह कोई शारीरिक बल नहीं है और इसमें शत्रु को किसी भी प्रकार का कष्ट नहीं दिया जाता है। सत्याग्रह शारीरिक बल नहीं है, ना ही इसमें शत्रु को कष्ट पहुंचाया जाता है, ना ही इसमें शत्रु के प्रति कोई दुर्भावना रखी जाती है और ना ही कभी उसके विनाश के बारे में सोचा जाता है। सत्याग्रही अपने शत्रु के लिए ना तो दुर्भावना रखता है और ना ही उसका विनाश चाहता है। सत्याग्रह तो एक आत्मबल है और सत्य ही आत्मा का आधार है, इसलिए इस बल को सत्याग्रह कहा गया है और इसमें सदैव ही सत्य की विजय होती है। सत्याग्रह तो शुद्ध आत्मबल है और सत्य ही आत्मा का आधार है, इसलिए इस बल को सत्याग्रह नाम दिया गया है और इस संघर्ष में अंततः सत्य की विजय होती है। अहिंसा परमो धर्म, अहिंसा ही हमारा सबसे बड़ा धर्म है और सदैव ही सत्य की विजय होती है। सत्याग्रह यही कहता है। निम्नलिखित पर अखबार के लिए रिपोर्ट लिखें। आपके लिए 2 टॉपिक है, एक जलियांवाला बाग हत्याकांड और एक साइमन कमीशन। तो हम दोनों को देखते हैं। पहले जलियांवाला बाग हत्याकांड। गांधी जी ने 1919 में रॉलेट एक्ट के खिलाफ राष्ट्रव्यापी एक आंदोलन प्रारंभ कर दिया था और यह आंदोलन 6 अप्रैल 1919 से प्रारंभ हुआ था। गांधी जी ने 1919 में रॉलेट एक्ट के खिलाफ एक राष्ट्रव्यापी आंदोलन प्रारंभ किया था जो कि 6 अप्रैल 1919 से प्रारंभ कर दिया गया था। अब देखिए 13 अप्रैल 1919 का जो दिन था, जलियांवाला बाग हत्याकांड वाला दिन, उस दिन सभी लोग यानी गांव से बहुत सारे और शहर के लोग भी, और सालाना जो बैसाखी का एक मेला लगता था वो जलियांवाला बाग में लगता था, वहां पर बहुत सारे लोग एकत्रित हुए। 13 अप्रैल 1919 को अमृतसर के जलियांवाला बाग में बहुत सारे गांव वाले सालाना बैसाखी मेले में शिरकत करने के लिए आए थे और बहुत सारे लोग वहां जो रॉलेट एक्ट के खिलाफ अपना प्रदर्शन करने के लिए, अपना गुस्सा दिखाने के लिए भी वहां पर एकत्रित हुए थे।
काफी लोग सरकार द्वारा लागू किए गए रॉलेट एक्ट का विरोध करने के लिए भी एकत्रित हुए थे। और ये जो मैदान था ये चारों तरफ से बंद भी था, और बाहर से जो लोग आए थे उनको ये भी मालूम नहीं था कि अमृतसर के अंदर मार्शल लॉ लागू किया हुआ है। यह मैदान चारों तरफ से बंद था और शहर के बाहर के होने के कारण वहां जुटे लोगों को यह पता नहीं था कि इलाके में मार्शल लॉ लागू किया हुआ है। उसी समय जनरल डायर अपने सैनिकों के साथ वहां आ पहुंचा, जो सशस्त्र सैनिक थे उनके साथ। उसने आकर के सबसे पहले तो उस जलियांवाला बाग से बाहर निकलने के जो भी रास्ते थे वो सारे रास्ते बंद करवा दिए, और उसके बाद में उन्होंने अपने सैनिकों से और सभी लोगों पर, वहां जो लोग थे, भीड़ थी, उसके ऊपर अंधाधुंध गोलियां चलवा दी, जिसमें सैकड़ों लोग मारे गए। जनरल डायर हथियारबंद सैनिकों के साथ वहां पहुंचा और जाते ही उसने मैदान से बाहर निकलने के सारे रास्ते बंद करवा दिए, और उसके सिपाहियों ने भीड़ पर अंधाधुंध गोलियां चला दी, जिससे सैकड़ों लोग मारे गए। और आप ये देख लिए कि ये जलियांवाला जो बाग हत्याकांड हुआ, उसके बाद में इसकी चारों तरफ भर्त्सना हुई, ये चारों तरफ खबर फैल गई, और उत्तर भारत के बहुत सारे शहरों में लोग सड़कों पर उतर आए, हड़तालें हुई, जुलूस निकाले गए, और लोगों ने सरकारी इमारतों पर धावा बोल दिया। जो भी ब्रिटिश सरकार की प्रतीक थी उन सब के ऊपर हमले करने प्रारंभ कर दिए। जलियांवाला बाग हत्याकांड की संपूर्ण देश में कटु आलोचना की गई, और इसके विरोध में उत्तर भारत के बहुत सारे शहरों में लोग सड़कों पर उतर आए थे। हड़तालें होने लगी, लोग सरकारी इमारतों पर हमला करने लगे, और फिर सरकार ने निर्ममता पूर्वक इस आंदोलन को कुचलने की कोशिश की। गांधी जी ने जब चारों तरफ हिंसा को होते हुए देखा तो उन्होंने इस आंदोलन को वापस ले लिया। सरकार ने इन कार्रवाइयों को निर्ममता से कुचला। हिंसा फैलते देख महात्मा गांधी ने आंदोलन वापस ले लिया। अब देखिए साइमन कमीशन। ब्रिटेन की नई टोरी सरकार ने 1927 के अंदर सर जॉन साइमन के नेतृत्व में एक वैधानिक आयोग का गठन किया था। ब्रिटेन की नई टोरी सरकार ने 1927 में सर जॉन साइमन के नेतृत्व में एक वैधानिक आयोग का गठन किया था। यहाँ हमारे यहाँ बहुत सारे राष्ट्रीय आंदोलन चल रहे थे, उन राष्ट्रीय आंदोलनों के जवाब में बनाया गया ये जो आयोग था, इसका मुख्य कार्य भारत में संवैधानिक व्यवस्था की कार्यशैली का अध्ययन करके और उसके बारे में सुझाव प्रस्तुत करना था। राष्ट्रवादी आंदोलन के जवाब में गठित इस आयोग को भारत में संवैधानिक व्यवस्था की कार्यशैली का अध्ययन करके सुझाव देने थे। यानी यहाँ पर संविधान के हिसाब से सरकार क्या काम कर रही है या कैसे काम चल रहे हैं, उन सब का उनको अध्ययन करना था, और उसके बाद में कोई कमी है या कोई ठीक है उसका उनको सुझाव प्रस्तुत करना था ब्रिटिश सरकार के लिए। और आप देख लीजिए कि ये जो आयोग बन करके आया था, इस आयोग के अंदर एक भी भारतीय सदस्य नहीं था, इसके सारे ही सदस्य अंग्रेज थे। इस आयोग में एक भी भारतीय सदस्य नहीं था, सभी सदस्य अंग्रेज थे। और 3 फरवरी 1928 को जब यह आयोग भारत में पहुंचा तो साइमन कमीशन गो बैक, साइमन कमीशन गो बैक के नारों के साथ इसका स्वागत किया गया। 3 फरवरी 1928 में जब साइमन कमीशन भारत पहुंचा तो साइमन कमीशन गो बैक के नारों से उसका स्वागत किया गया। कांग्रेस, मुस्लिम लीग और अन्य जो भी दूसरी पार्टियां थी, सब ने मिलकर के और इसके खिलाफ बहुत सारा विरोध प्रदर्शन भी किया। कांग्रेस और मुस्लिम लीग सहित सभी पार्टियों ने विरोध प्रदर्शनों में हिस्सा लिया, और इसका विरोध करते हुए लाला लाजपत राय ने लाहौर के अंदर एक बहुत बड़ा आंदोलन खड़ा कर दिया, जिससे अंग्रेज सरकार पूरी तरह से हिल गई थी। साइमन कमीशन का विरोध करते हुए लाला लाजपत राय ने लाहौर में आंदोलन प्रारंभ कर दिया, जिससे अंग्रेज सरकार हिल गई। और एक बार जब वो शांतिपूर्ण तरीके से जुलूस निकाल रहे थे, तब अंग्रेजों ने जाकर के उनके ऊपर लाठी चार्ज कर दिया लाला लाजपत राय के ऊपर। वो घायल हो गए और फिर 17 नवंबर 1928 को वो शहीद हो गए। शांतिपूर्ण जुलूस निकालते हुए लाला लाजपत राय पर लाठियां बरसाई गईं, जिससे 17 नवंबर 1928 को लाला लाजपत राय शहीद हो गए। और इस विरोध को शांत करने के लिए उस समय के जो वायसराय थे लॉर्ड इरविन, उन्होंने अक्टूबर 1929 में भारत के लिए डोमिनियन स्टेट्स का ऐलान कर दिया।
इस विरोध को शांत करने के लिए वायसराय लॉर्ड इरविन ने अक्टूबर 1929 में भारत के लिए डोमिनियन स्टेट्स का ऐलान कर दिया। अब देखिए चौथा प्रश्न है, इस अध्याय में दी गई भारत माता की छवि और अध्याय 1 में दी गई जर्मेनिया की छवि की तुलना कीजिए। यानी इस अध्याय के अंदर तो भारत माता की छवि के बारे में बताया गया है और पहले वाले अध्याय के अंदर जर्मेनिया की छवि की बात की गई थी, तो इन दोनों की हमको तुलना करनी है। तो देखिए भारत माता भारत राष्ट्र के लिए और जर्मेनिया जर्मनी राष्ट्र के लिए एक छवि का काम कर रही थी। भारत माता भारत राष्ट्र की और जर्मेनिया जर्मन राष्ट्र की छवि को दर्शाती है। अब इनको बनाया किसने था? भारत माता की छवि अवनींद्रनाथ टैगोर ने 1905 में चित्रित की थी, जबकि जर्मेनिया की छवि वहां के एक चित्रकार थे फिलिप बेट, उन्होंने 1848 में बनाई थी। भारत माता की छवि प्रसिद्ध चित्रकार अवनींद्रनाथ टैगोर ने 1905 में बनाई थी, जबकि जर्मेनिया की छवि चित्रकार फिलिप बेट ने 1848 में बनाई थी। भारत माता की छवि को अवनींद्रनाथ टैगोर ने एक सन्यासी के रूप में, सन्यासिनी के रूप में दर्शाया है। वो शांत है, गंभीर और उसको दैवी और आध्यात्मिक गुणों से युक्त दिखाया गया है। भारत माता को अवनींद्रनाथ टैगोर द्वारा बनाई गई छवि में सन्यासिनी के रूप में दर्शाया गया है। वह शांत, गंभीर, दैवी और आध्यात्मिक गुणों से युक्त दिखाई देती है। और भारत माता की छवि शिक्षा, कपड़े और उसके अलावा भोजन देती हुई दिखाई गई है और उसके एक हाथ के अंदर एक माला भी लगी हुई है, माला है और उससे उसका सन्यासी रूप दिखाई देता है, सन्यासी गुण दिखाई देता है। भारत माता की छवि शिक्षा, भोजन और कपड़े दे रही है, एक हाथ में माला उसके सन्यासी गुण को प्रकट करती है। यानी भारत माता की छवि इस प्रकार की दर्शाई गई है कि हमको हमारी भारत माता से शिक्षा भी मिलती है, भोजन भी और कपड़े भी मिलते हैं। दूसरी तरफ अगर जर्मेनिया की छवि की बात करें तो उसने बलूत वृक्ष के पत्तों का मुकुट पहना हुआ है और जर्मन बलूत वहां की वीरता का प्रतीक माना जाता है। दूसरी ओर जर्मेनिया को बलूत वृक्ष के पत्तों का मुकुट पहने दिखाया गया है क्योंकि बलूत जर्मन वीरता का प्रतीक है। जर्मेनिया को एक वीर, साहसी और देश की रक्षा करने वाली महिला के रूप में दर्शाया गया है। जर्मेनिया को एक वीर, साहसी और देश की रक्षा करने वाली महिला के रूप में दर्शाया गया है। भारत माता की एक दूसरी छवि भी है, वो अवनींद्रनाथ टैगोर की छवि से बिल्कुल विपरीत है। उसमें उसके एक हाथ के अंदर, उसमें हाथ में त्रिशूल लगा हुआ है और वो शेर और हाथी के बीच में खड़ी हुई दिखाई गई है। जहां पर अगर हम हाथी की बात करें तो वो शक्ति का प्रतीक है और शेर की बात करें तो वो सत्ता का प्रतीक है। यानी शक्ति और सत्ता के प्रतीकों के बीच में उसको दर्शाया गया है। भारत माता की एक दूसरी छवि में भारत माता के हाथों में त्रिशूल है और वह हाथी और शेर के बीच खड़ी है जो शक्ति और सत्ता के प्रतीक हैं। और जर्मेनिया की जो दूसरी छवि है उसके अंदर उसको राइन नदी पर पहरा देते हुए दिखाया गया है और उसके हाथ में एक तलवार भी है और उस तलवार पर लिखा है जर्मन तलवार जर्मन राइन की रक्षा करती है। जर्मेनिया का दूसरा चित्र राइन नदी पर पहरा देते हुए का बनाया गया है जिसके हाथ में तलवार है और इस तलवार पर लिखा है जर्मन तलवार जर्मन राइन की रक्षा करती है। भारत माता की छवि ने भारत में और जर्मेनिया की छवि ने जर्मन के अंदर राष्ट्रवाद का बहुत ज़बरदस्त विकास किया था। भारत माता की छवि ने भारत में और जर्मेनिया की छवि ने जर्मनी में राष्ट्रवाद विकसित करने में महत्वपूर्ण योगदान दिया था और वहाँ के राष्ट्रीय आंदोलनों के अंदर ये छवि बहुत ज़्यादा देखी गई और इससे लोगों ने प्रेरणा ली गई। और इस प्रकार बच्चों हमने इस अध्याय के एक भाग के प्रश्न उत्तरों को कर लिया है और बाकी जो प्रश्न उत्तर हैं उनको हम दूसरे यानी अगले भाग में करेंगे। और इसी के साथ हम यहीं पर विराम लेते हैं। धन्यवाद।